my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So chapter number 6 that is learning हम पढ़ रहे हैं and आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं about the determinants of operant conditioning. So हमारा चैप्टर नंबर 6 लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है एंड व्हाट इज लर्निंग? सो लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑल्सो इट इज अ की प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो हमने हमारे इस चैप्टर के अंदर लर्निंग के बारे में पढ़ा कि लर्निंग होता क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ लर्निंग. इसी के साथ में हमने कुछ पैराडिग्म ऑफ लर्निंग की बात करी, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कुछ मेथड्स यूज होती हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मेथड कौन सी होती है? कंडीशनिंग. सो कंडीशनिंग के अंदर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और आपको अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट. सो आज के इस लेक्चर में किसी चीज की बात करेंगे कि जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू लर्निंग प्रोसेस होती है उसके क्या सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं या हमें लर्न करने में हेल्प करते हैं या हमारी लर्निंग कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है. ये सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में और साथ ही साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर. बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है, क्योंकि अगर हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग पता होगी तभी हम उसके डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो पूरा प्रोसीजर है या ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू जो लर्निंग प्रोसीजर होता है उसको बीएफ स्किनर ने एक्सप्लेन किया है. ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो होती है उसको वर्ब जो है आपकी वॉलेंट्री लर्निंग भी कहा जाता है. ठीक है, क्या एक चीज कही जाती है? वॉलेंट्री लर्निंग. जैसे जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी, ओके, हमने देखो दो कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग को पेवलॉन ने एक्सप्लेन किया, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें क्या सारी चीजें थी. इसमें एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था. अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? फूड. एक कंडीशन स्टिमुलस था दैट वाज बेल एंड इसके थ्रू हमको क्या मिलता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स दैट इज द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन डॉग्स माउथ. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये कुछ नई चीज नहीं है, जस्ट मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूं कि हमने पहले क्या पढ़ा. फिर जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आए तो जैसा कि हमने क्लासिकल में देखा कि यहाँ पर जो है चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, इवन आपके रिस्पांस को भी कंट्रोल किया जा रहा है. यहाँ पर जो रिस्पांस है ना वो आप देख रहे हो कैसा है? कंट्रोल्ड रिस्पांस है, कंडीशनड रिस्पांस है. लेकिन जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है इसके अंदर जो आपका रिस्पांस होता है दैट इज वॉलेंटरी. ओके, आपका जो रिस्पांस होगा वो वॉलेंटरी रिस्पांस होने वाला है. इसको बीएफ स्किनर ने एक्सप्लेन किया और इसमें उन्होंने किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? रैट्स के ऊपर, हंग्री रैट के ऊपर. और एक स्किनर बॉक्स बनता है. बॉक्स में जैसे ही रैट को छोड़ा जाता है तो रैट अपने एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर में यहाँ वहाँ पूरे में घूमता रहता है और वो हंग्री रहता है तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढता रहता है. तो ऐसे ही एक्सप्लोर करते 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 बॉक्स के अंदर एक लिवर प्रेजेंट होता है और जैसे ही उस लिवर पर प्रेस किया जाता है तो जो फूड प्लेट है उसके अंदर फूड आ जाता है. तो गलती से रैट से जो है वो लिवर प्रेस हो जाता है और प्लेट में फूड आ जाता है. पहली बार में रैट इस एक चीज को नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करता जाता है धीरे धीरे उसके अंदर ये लर्निंग हो जाती है कि मैं जैसे ही इस लिवर को प्रेस करूंगा वैसे ही जो फूड है वो प्लेट के अंदर आ जाएगा. तो यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है दैट इज वॉलेंट्री. यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स नहीं रखा है, हमने कंडीशनिंग जरूर करी है. कंडीशनिंग क्या है? वो है स्किनर बॉक्स. जो बॉक्स के अंदर सारा कुछ हमने मतलब लिवर लगाया हुआ है, प्लेट रखी हुई है, ये जो सारा सब कुछ हमने किया है दैट इज कंडीशनिंग. बट जो रिस्पॉन्स है वो वॉलेंटरी है. अब इस एक चीज के अंदर लर्निंग होती कैसे है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं. ठीक है, ये इतना सा ना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था. अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पहले से आपको सारी चीजें आती होंगी. बट अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उनके लिए एक बार ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना जरूरी था. ओके, नाउ
You have noted that operant or instrumental conditioning is a form of learning in which behavior is learned, maintained or changed through its consequences. अब एक चीज क्या हमने नोट करी, हमने क्या एक चीज नोट करी कि ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर जो भी बिहेवियर होता है, जो भी बिहेवियर होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू होता है। जैसे कि अगर मैं स्किनर बॉक्स की बात करूं तो इस एक बॉक्स के अंदर रैट जस्ट घूम रहा है, रैट जो है वो घूम रहा है और जैसे ही उसने लिवर को प्रेस करा तो लिवर को प्रेस करना दैट इज द बिहेवियर, वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। और उस रिस्पॉन्स की वजह से फूड जो है वो आपकी प्लेट के अंदर आ जाता है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। ये क्या है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो यहां पर आप क्या एक चीज समझ सकते हो कि प्रेसिंग लिवर इन द बॉक्स इज रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसी की वजह से जो फूड है वो आपकी प्लेट में आ जाता है, फूड इन प्लेट, दैट इज दी कॉन्सिक्वेंस। वो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आपने लिवर को प्रेस किया इसलिए फूड आपकी प्लेट में आया। तो ये एक चीज क्या होती है कि आपने कोई एक चीज करी तो उससे दूसरी चीज हो रही है, दिस इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल। इसीलिए हम ऑपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो भी बिहेवियर है उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप बिहेवियर को लर्न करोगे, आपके जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है, ये एक चीज हमने नोट करी हमारे इस स्किनर बॉक्स के अंदर। नाउ सच कॉन्सिक्वेंसेज आर कॉल्ड रीइंफोर्सर्स। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रीइंफोर्सर्स। अब भैया रीइंफोर्सर्स क्यों कहा जाता है, रीइंफोर्सर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। रीइंफोर्सर्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज एनी स्टिमुलस और इवेंट which increases the probability of the occurrence of a response। कोई भी स्टिमुलस या कोई भी इवेंट जो आपके आसपास में प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके आसपास में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसे रीइंफोर्सर कहा जाता है। मतलब यहां पर क्या एक चीज हो रही है, यहां पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है पूरा स्किनर बॉक्स। ये पूरा है क्या है, स्किनर बॉक्स। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक रैट को, हंग्री रैट को छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर है लिवर, और जैसे ही लिवर को आप प्रेस करोगे ये यहाँ पर फूड प्लेट है, इसके अंदर फूड आ जाएगा। तो अब रैट तो ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही पूरे में घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, करते करते गलती से लिवर प्रेस हो गया। ओके, गलती से लिवर प्रेस हो गया तो उसने देखा कि यहां पर फूड जो है वो आ चुका है, तो उसने फूड को खा लिया। ओके, अब उसने फिर से ढूंढा, उसने कहा शायद फिर से कहीं मिल जाए। अभी उसे समझ नहीं आया था कि लिवर प्रेस करने से फूड आया है, तो उसने क्या करा, फिर से ढूंढना स्टार्ट किया। फिर से उससे गलती से लिवर प्रेस हुआ तो उसने देखा अरे फूड आ गया। फिर उसने देखा यार ये लिवर प्रेस करने से फूड आता है क्या, तो फिर अब वो बार बार लिवर को प्रेस करता है और फूड आ जाता है। क्या कर रहा है, वो बार बार लिवर को प्रेस कर रहा है तो फूड आ जा रहा है। तो रीइंफोर्सर क्या है, रीइंफोर्सर है यहाँ पर किसी तरह का स्टिमुलस या किसी तरह का इवेंट जिसकी वजह से रिस्पांस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर जो फूड है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया रीइंफोर्सर। और यहाँ पर रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है रीइंफोर्सर की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो रैट है वो बार बार लिवर को प्रेस कर रहा है। बार बार लिवर को प्रेस करना क्या है कि उसके रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि उसको रीइंफोर्सर मिल रहा है। रीइंफोर्सर क्या है, रीइंफोर्सर है ये फूड। ओके, रीइंफोर्सर क्या है, फूड। ओके, क्लियर है, आए ये चीज समझ में। जैसे एक एग्जांपल लो, कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आपने उस छोटे से बच्चे को बोला कि आप मुझे क्या सुनाओ, आप मुझे जो है वो क्या बोलते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी काउंटिंग जैसे अपन करते हैं, तो वो आप मुझे सुनाओ। और आप जब 1 से 10 तक कर दोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, फिर आप 11 से 20 तक बताओगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। इस तरीके से आपने उसको बोला। अब उसने 1 से 10 तक सुनाई तो आपने उसको एक चॉकलेट दे दी, ठीक है। ये चॉकलेट क्या है, ये है रीइंफोर्सर। फिर उसने वापस से 11 से 20 तक सुना दी, ठीक है।
फिर आपने उसको फिर से एक चॉकलेट दे दी, फिर आपने बोला भी नहीं बट स्टिल उसने 21 से 30 तक फिर से सुना दी, फिर आपने उसको एक और चॉकलेट दे दी, फिर उसने खुद से ही वो जो है रिस्पॉन्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप उसको रीइंफोर्सर दे रहे हो। आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको चॉकलेट दे रहे हो। क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रीइंफोर्सर। क्लियर है? आइए ये एक चीज समझ में कि रीइंफोर्सर क्या होते हैं। जो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को रीइंफोर्सर कहा जा रहा है। तो रीइंफोर्सर क्या है? कोई भी स्टिमुलस या कोई भी इवेंट जो प्रेजेंट है जिसकी वजह से ऑकरेंस या जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है? आइए यहां तक समझ में कि रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं। नाउ A reinforcer has numerous features which affect the course and strength of a response. अब ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि reinforcer कैसा है। ठीक है, reinforcer कैसा है या reinforcer के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो किसी तरह के रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को या उसके इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, सुपीरियर क्वालिटी का है, इंफीरियर क्वालिटी का है, स्केड्यूल कैसा है, कंटिन्यूअस है या इंटरमिटेंट है, दैट इज पार्शियल है। ये सारे कंसेप्ट अभी हम यहाँ पर मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो बेसिकली जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्वालिटी की हम बात करें, मान लो ठीक है कि सुपीरियर है या इंफीरियर है। आपसे कहा गया कि आप जितनी पोयम सुनाओगे, मैं आपको उतने ज्यादा रिवार्ड्स दूंगा, अब रिवार्ड्स में दो चीजें हैं। एक तो है कि क्या बोल सकते हैं, एक रिवार्ड मान लो कि एक छोटी सी एक्लेयर्स टॉफी है। जस्ट सपोज एक बिल्कुल छोटी सी जो वो मतलब वो क्या बोलते हैं 2 रुपए की एक आती है ना, ठीक है, वो वाली एक एक्लेयर्स टॉफी है छोटी सी। और दूसरी तरफ है पेस्ट्री, दूसरी तरफ क्या है? पेस्ट्री। और आपको ना केक्स बहुत पसंद है, आपको केक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब आपसे बोला जाता है एक पोएम सुनाओगे ना तो एक एक्लेयर्स मिलेगी और या फिर पेस्ट्री मिलेगी। ठीक है, जैसे सपोज अभी बोला कि एक्लेयर्स मिलेगी तो आप 2-4 सुनाओगे, आप बोलोगे बस अब इससे ज्यादा मुझे एक्लेयर्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको पेस्ट्री दूंगी, हर एक पोएम के बाद में आपको पेस्ट्री दूंगी और आप बहुत ही फॉन्ड हो पेस्ट्रीज के, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप मुझे बार बार पोएम सुनाओगे, आप बार बार उस एक चीज का रिस्पॉन्स दोगे। तो क्वालिटी कैसी है रीइंफोर्सर की? क्वालिटी कैसी? अब यहाँ पर हर एक चीज फूड से ही रिलेटेड नहीं है, वो तो जस्ट हमने क्या स्किनर का एग्जांपल यहाँ पर लिया, मतलब स्किनर बॉक्स का एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पढ़ा हुआ है, इसलिए हम फूड का एग्जांपल ले रहे हैं। बट इन जनरल जब भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जाती है तो उसमें ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ ऑल दीज फीचर्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ये सभी फीचर्स, जितने भी सारे फीचर्स की हमने बात करी, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। Now, another factor that influence this type of learning is the nature of response or behavior that is to be conditioned. अब इसमें एक और फैक्टर जो आपके लर्निंग को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है वो होता है रिस्पॉन्स का नेचर कैसा है। ठीक है, या बिहेवियर जिसको हमको कंडीशन करना है वो किस एक तरीके का है। सो द इंटरवल और लेंथ ऑफ टाइम दैट लैप्सेस बिटवीन ऑकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट आल्सो इन्फ्लुएंस ऑपरेंट लर्निंग। तो आपके जो रिस्पॉन्स है और जो रीइंफोर्समेंट है उसके बीच में कितना ज़्यादा टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपने जैसे रैट का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो रैट ने लिवर प्रेस किया और जैसे सपोज 1 मिनट बाद फूड आता है, तो ये क्या हो गया? ये रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बीच का क्या है? डिफरेंस, मतलब जो टाइम गैप है। ओके, और ये टाइम गैप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहाँ तक मैंने जितना बोला वो आपको क्लियर हुआ होगा कि रीइंफोर्समेंट होते क्या है और उसमें क्या सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन फैक्टर्स के थ्रू लर्निंग कैसे होती है वो अब हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बताओ मुझे सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि हाँ अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, वो हमको सारी चीजें क्लियर है विदाउट एनी डाउट। बस एक चीज क्या ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्स इज समथिंग डिफरेंट और रीइंफोर्समेंट इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स है लिवर को प्रेस करना और रीइंफोर्समेंट क्या है? फूड का आना। क्लियर है? ये दो चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें क्या होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है रीइंफोर्समेंट को हम पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव।
ठीक है। एक क्या बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसा होता है, ठीक है। सो देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स स्टिमुली दैट हैव प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, they strengthen and maintain the responses that have caused them to occur। जैसे यहाँ पर जो हम स्किनर बॉक्स का एग्जांपल लें तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रैट है हंग्री, ठीक है, उसको भूख लगी है, अब वो लिवर को प्रेस करता है और वैसे ही उसको खाना मिल जाता है, तो दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि यहां पर क्या एक चीज हो रही है, आपको एक तरीके का प्लेजर फील हो रहा है, ठीक है, आपको एक तरीके का प्लेजर जो है वो फील हो रहा है, आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है, वो बच्चा किसी तरह का कोई एक्ट करता है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो, तो वो भी एक तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। वो क्या होता है, एक तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, आप किसी को मेडल दे रहे हो, प्रेस कर रहे हो, मनी है किसी के पास में, स्टेटस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं किसके अंदर, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स के अंदर, ठीक है, जहां पर आपको अप्रेजल मिल रहा है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? आई एक चीज समझ में कि जब किसी तरह का जो भी रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव वे में है, वो आपको अप्रेस कर रहा है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, कि स्टिमुलस जो है वो बिल्कुल प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को लीड कर रहा है। क्लियर? अब जो सेकंड है वो है नेगेटिव रीइंफोर्सर्स। नेगेटिव इन्वॉल्व अनप्लीजेंट एंड पेनफुल स्टिमुली, मतलब ऐसा किसी तरीके का स्टिमुलस आपके आसपास में है जो आपको हार्म कर सकता है, ठीक है, किसी तरीके का ऐसा स्टिमुलस आपके आसपास में है जो आपको हार्म कर सकता है, तो उससे बचने के लिए आप किसी तरीके का रिस्पॉन्स करते हो। क्लियर? आया समझ में? आपके आसपास में जो इन्वायरमेंट है वो शायद आपको हार्म कर सकता है, तो उससे बचने के लिए आप जो रिस्पॉन्ड करते हो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, तो रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिजम्स टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुली और अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम देम प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब किसी तरह का स्टिमुलस ऐसा है जिससे आपको हार्म हो सकता है और उससे बचने के लिए जब आप जो है किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स करते हो तो वहां पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, और इस एक चीज के थ्रू आप अवॉइडेंस लर्निंग सीखते हो, या लर्निंग ऑफ अवॉइडेंस या एस्केप रिस्पॉन्सेज सीखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके आसपास में बहुत तेज ठंड है, बहुत ही तेज दिल्ली वाली ठंड है, ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उससे बचने के लिए अब ये जो ठंड है ये कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है, ये आपको जो है मतलब मे बी जैसे होता है ना बहुत ज्यादा ठंड में लोगों को कहीं जो है बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, तो ये क्या है, ये एक तरीके का पेनफुल या हार्मफुल स्टिमुलस है। इससे बचने के लिए आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, आप क्या करोगे, वुलन क्लोथ्स पहन लोगे, आप जो है इलेक्ट्रिक हीटर अपने पास में रख लोगे, आप इसी के साथ साथ में फायरवुड लगा लोगे और फिर जो है उस मतलब फायरवुड बर्न कर लोगे और फिर वहां पर आप रहोगे। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके रिस्पॉन्सेस। क्लियर है? ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर, ये सारे आपके रिस्पॉन्सेस हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर क्या है, कोल्ड वेदर इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और उसके लिए जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो ये जो सारी चीजें हैं ये हैं आपके रिस्पॉन्सेस। क्लियर है? आई एक चीज समझ में? सो वन लर्न्स टू मूव अवे फ्रॉम डेंजरस स्टिमुलस बिकॉज दे प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जहां पर कोई भी ऐसा स्टिमुलस होगा जो आपके लिए हार्मफुल है, उससे बचने के लिए आप जब रिस्पॉन्ड करते हो तो वहां पर मतलब जब आप बचने के लिए वहां से हटते हो तो वो वहां पर क्या एक चीज प्रेजेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कभी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पनिशमेंट के जैसा नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मान लो अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि उसकी मम्मी उसको बहुत मारती हैं, ठीक है, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल, या डांटती हैं या जो भी करती हैं। तो अब क्या होगा अगर उसको जैसे पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये वाला एग्जांपल ना ले, वो जो हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था कि वो स्वीट्स जो है जार से स्वीट्स निकालता है और खा लेता है। मतलब जैसे मान लो आपकी मम्मी घर पे नहीं है और कोई आपकी फेवरेट डिश है फ्रिज के अंदर रखी हुई है, ठीक है, तो आप जाओगे मम्मी के एब्सेंस में, फ्रिज खोलोगे, बढ़िया से उस एक चीज को खा लोगे, बंद करके वापस से बैठ जाओगे। अब मान लो आपको ये काम करने के लिए मम्मी बहुत ही गुस्सा करती हैं, ठीक है, बहुत ही गुस्सा करती हैं और हो सकता है आपको पनिशमेंट भी दे देती हैं। पनिशमेंट के तौर पे मान लो आपको बोल दिया जाता है कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, आज तुमको डिनर जो है नहीं दिया जाएगा। तो इस एक तरीके में इस एक चीज के अंदर क्या होगी, ऐसा अगर आपके आसपास में स्टिमुलस होगा तो क्या एक चीज होगी, आप वो काम नहीं करोगे। और अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, तो फिर हम कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ेंगे, या लर्निंग जो है वो कैसे हो पाएगी।
तो पनिशमेंट जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं बिल्कुल ही अलग हैं। यूज ऑफ पनिशमेंट रिड्यूसेस और सप्रेसेस द रिस्पॉन्स व्हाइल अ नेगेटिव रीइंफोर्सर्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी अवॉइडेंस और एस्केप रिस्पॉन्स। मैंने आपसे क्या कहा, रीइंफोर्सर क्या होते हैं? रीइंफोर्सर वो होते हैं जो आपके रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं वो होते हैं आपके रीइंफोर्सर्स। तो अगर रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है तो वो रीइंफोर्सर है ही नहीं। तो अगर आपको किसी तरह की पनिशमेंट दी जाएगी तो आपका रिस्पॉन्स ही हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? आ रही है एक चीज समझ में कि आपका रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम उसको पनिशमेंट के तौर पर देखने लग जाते हैं तो। ठीक है, आया समझ में? जैसे मान लो आपको किसी तरह की कोई पनिशमेंट दी जाती है, आप पढ़ाई नहीं करते हो तो, ठीक है, और आप पढ़ाई नहीं करके कोई और काम कर रहे थे तो वो एक तरीके का आपका रिस्पॉन्स हमको दिख रहा था। लेकिन जैसे मान लो अब आपको पता है कि यार मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरी टीचर मुझको पनिशमेंट देगी, ठीक है, तो अब आपने क्या करा, आपने सारी चीजों को छोड़ा और आप अपना पढ़ने बैठ गए, आप अपना पढ़ने बैठ गए। तो यहाँ पर हमको वो काम होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, हमको किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ फियर यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर, फियर है कि मतलब आपको पता है कि मुझे इस एक चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी तो मैं ये काम करते ही नहीं हूँ, ठीक है, या ये काम करने के लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो मुझे ये काम को करना ही नहीं चाहिए। तो रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, और जहां पर रिस्पॉन्स है ही नहीं तो हम उसको रीइंफोर्समेंट कैसे कहेंगे? तो इसीलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पनिशमेंट से बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ड्राइवर्स जो होते हैं या जो को ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली सीट बेल्ट को लगाए रखते हैं, और मतलब सीट बेल्ट लगाने का कारण क्या है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर हो जाता है या ट्रैफिक पुलिस हमको पकड़ लेती है तो उससे बचने के लिए हमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ठीक है। अब आप भी जैसे कभी जाते होगे, कार वगैरह में घूमते होगे तो अक्सर आपने देखा होगा पापा को या आप खुद भी जो है सीट बेल्ट यूज करते होगे, ठीक है, कि सीट बेल्ट जो है लगा के रखना चाहिए। कारण क्या है कि पहली चीज तो ट्रैफिक पुलिस जो है हमको उस एक चीज से हमको बचना है, और दूसरी तरफ क्या एक चीज है कि मान लो एक्सीडेंट वगैरह अगर हो भी जाता है तो हम सेफ रहेंगे। सो they use or they wear their seat belts to avoid getting injured in case of an accident or to avoid being fined by the traffic police. So it should be understood that no punishment suppresses our response permanently. Mild and delayed punishment has no effect. अब यहाँ पर क्या एक चीज हो रही है, यहाँ पर उस पनिशमेंट से या फाइन से, ट्रैफिक पुलिस के फाइन से बचने के लिए आपने जो है क्या एक चीज लगा ली, आपने सीट बेल्ट को लगा के रखा हुआ है। या हम ये एक चीज भी मान सकते हैं कि आगे जो रीइंफोर्समेंट क्या एक चीज हो गई, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा कि एक्सीडेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपने रिस्पॉन्ड आपने क्या किया कि सीट बेल्ट को लगा लिया। ऐसा समझ में? तो देखो यहाँ पर पनिशमेंट को लेके भी कुछ चीजें हैं कि अगर जैसे मान लो आपने कोई चीज करी और उसके लिए आपको पनिशमेंट थोड़े टाइम बाद मिलने वाली है या बहुत ही कम पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है, आपको जो पनिशमेंट है वो थोड़े टाइम बाद मिलेगी। मान लो आपने आज कोई गलती करी और आपको पनिशमेंट 10 दिन बाद मिलेगी, ठीक है, तो आप थोड़े से उस एक चीज को लेके कैसे हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो कि अरे ठीक है वो तो बाद का है, बाद में देखेंगे, तो उसका उतना ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता। लेकिन आपने कोई काम करा और तुरंत अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी तो ऐसे में जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। So, sometimes punishment has no effect irrespective of its intensity. On the contrary, the punished person may develop dislike and hatred for the punishing agent or the person who administers the punishment. तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमको कोई काम करने के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो वहां पर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जहां रिस्पॉन्स नहीं वहां रीइंफोर्समेंट नहीं, ठीक है। तो और एक और दूसरी चीज कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी पनिशमेंट की, रिस्पॉन्स उतना ही कम से कम या ना के बराबर हमको मिलने वाला है। और बहुत बार होता यह है कि पनिशमेंट में हमको रिस्पॉन्स वगैरह तो नहीं मिलता, बल्कि ये होता है कि जो पर्सन आपको पनिशमेंट दे रहा है आप कहीं ना कहीं उसके लिए एक हेट्रेड वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। मान लो आपने होमवर्क नहीं किया और आपके टीचर ने आपको पनिश किया, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरी टीचर ना इतनी खराब है, मुझे हर चीज में डांटती रहती, मारती रहती, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक चीज डेवलप हो जाती है। तो पनिशमेंट अलग कंसेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्लियर है? आई एक चीज समझ में? तो इसके नोट्स बना लो, बिल्कुल शॉर्ट में इस एक चीज को लिख लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ओके।
एंड कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हो गए? जहां पर आपको किसी तरह का अप्रेजल, किसी तरह का अवार्ड, मनी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। नेगेटिव क्या हो गया? जहां पर आप उस एक चीज से बचने के लिए एस्केप रिस्पॉन्स आप करते हो, ठीक है, उस चीज से एस्केप होने के लिए आप रिस्पॉन्स करते हो। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने कि बहुत ज्यादा ठंड है तो बचने के लिए आप वुलन क्लोथ्स वगैरह को यूज करोगे। अब इसमें क्या एक फैक्टर हमने जो अलग से पढ़ा वो क्या है कि पनिशमेंट जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है और वो रीइंफोर्समेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो ये 3 कंसेप्ट अभी हमने टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर पढ़े हैं, जो आपको क्या करने हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर? यहां तक आया समझ में? इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? दी नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स। कितनी बार या कितनी जल्दी रीइंफोर्समेंट हो रहा है और क्या उसके दूसरे फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आप क्वालिटी को पढ़ने वाले हो। कौन सी क्वालिटी आप पढ़ने वाले हो? सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो किस तरह की क्वालिटी का रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से कितने नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट हमको देखने को मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे। So it refers to the number of trials on which an organism has been reinforced or rewarded. Amount of reinforcement means how much of reinforcing stimuli one receives on each trial. मतलब कि कितनी बार कितने ट्रायल्स हमको करने पड़ रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, या कितने ट्रायल्स के बाद में लर्निंग हो रही है, वो आता है आपके इस एक चीज के अंदर नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रैट था, तो रैट ने लिवर प्रेस किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दाना आया उसके पास में फूड का, ठीक है, तो वो क्या एक चीज है कि कितना अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है स्टिमुलस से हर एक ट्रायल पर। ओके इसके अंदर क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो रैट था, ठीक है, अब रैट को अगर ब्रेड के पीसेस मिल रहे होते और एक मतलब मान लो ऐसे 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं और मान लो दोनों के अंदर रैट हैं, ठीक है, और यहाँ पर जब रैट लिवर को प्रेस करता है तो उसको ब्रेड या चिकपीस के पीसेस मिलते हैं, और जब यहाँ पर रैट प्रेस करता है तो उसको केक के पीसेस और रेजिन्स वगैरह मिलते हैं। तो वो क्या करेगा, जो इंफीरियर क्वालिटी का रीइंफोर्समेंट होगा वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको कम देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होंगे, मतलब वहाँ पर हमको ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन रीइंफोर्स्ड और रिवार्डेड। कितने ट्रायल करने के बाद में उसको जो रिवॉर्ड है वो मिल रहा है या रीइंफोर्समेंट जो है उसको मिल रहा है। तो जनरली यहाँ पर द कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूजुअली एक्सेलरेटेड टू एन एक्सटेंट एज द नंबर, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि नंबर कितने ट्रायल्स हो रहे हैं, कितना अमाउंट उसको मिल रहा है। मान लो अगर उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, मान लो रैट ने लिवर को प्रेस करा और उसको फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज रैट जो है पूरा एक बोल भर के खाना खाता है, उसने जैसे ही लिवर को प्रेस करा तो मतलब करीब आधा बाउल खाना उसके पास में आ जाता है, ठीक है, आधा बोल खाना जो है उसके पास में आ जाता है, तो वो उसको खा लेता है। फिर उसने एक और बार लिवर को प्रेस करा, फिर वापस से उतना ही आ गया, तो उसका पेट भर जाएगा। तो वो बार बार ट्रायल नहीं करेगा, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उससे ट्रायल का नंबर भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वालिटी रीइंफोर्समेंट की इंफीरियर है तो उतने ट्रायल नहीं होंगे, लेकिन वहीं अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी है तो बार बार रीइंफोर्समेंट होगा। जैसे मैंने अभी आपको क्वालिटी का एग्जांपल दिया था कि मान लो आपको सिर्फ एक एक्लेयर्स टॉफी दी जा रही है और एक तरफ आपको पेस्ट्री दी जा रही है, तो पेस्ट्री के लिए आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेंगे, लेकिन एक्लेयर्स के लिए मे बी 2 या 3 ट्रायल के बाद में आप बोलोगे ठीक है दैट्स इट। क्लियर है समझ में? तो क्वालिटी, नंबर और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। Then schedules of reinforcement. So a reinforcement schedule is the arrangement of the delivery of reinforcement during conditioning ट्रायल्स। इसका मतलब क्या एक चीज होती है कि जो आपका रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल है वो क्या एक चीज है कि अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग कंडीशनिंग ट्रायल्स। कितनी ज्यादा डिलीवरी हो रही है रीइंफोर्समेंट की ट्रायल करते टाइम पे। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या एक चीज कही जा रही है कि जैसे रैट है, ठीक है,
रैट क्या कर रहा है, लिवर को प्रेस कर रहा है, खाना आ जाता है, लिवर प्रेस करता है, खाना आ जाता है। अब जैसे मान लो कि ये तो क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूअस हो गया कि कंटिन्यूअसली वो लिवर को प्रेस करेगा, खाना आ जाएगा, लिवर को प्रेस करेगा, खाना आ जाएगा, दिस इज कंटिन्यूअस। सेकंड क्या एक चीज है, लिवर प्रेस करा, खाना नहीं आया, मतलब एक बार आ गया मान लो, ठीक है, लिवर प्रेस करा, खाना आ गया, फिर उसने दोबारा प्रेस करा तो खाना नहीं आया, फिर उसने तीसरी बार प्रेस करा तो भी खाना नहीं आया, फिर उसने फोर्थ टाइम करा तो खाना आ गया, फिर उसने फिफ्थ टाइम करा फिर से आ गया, लेकिन फिर उसके बाद में सिक्स्थ पे नहीं आया, सेवंथ पे नहीं आया, एट पे भी नहीं आया, नाइन्थ पे भी नहीं आया, फिर 10th पर आ गया। दिस इज नोन एज इमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट। आया समझ में। और उसी एक चीज की बात हो रही है यहाँ पर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर कि कितना ज्यादा जो है हमने अरेंजमेंट किया हुआ है डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए। हर एक स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है कंडीशनिंग के कोर्स को, और इसके थ्रू रिस्पॉन्स अफेक्ट हो रहा है। इसके थ्रू क्या अफेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। देखो, द ऑर्गेनिज्म बीइंग सब्जेक्टेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग मे बी गिवन रीइंफोर्समेंट इन एवरी इक्विसिशन ट्रायल, और इन सम ट्रायल्स इट इज गिवन एंड इन अदर्स इट इज ओमिटेड। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट। तो कंटिन्यूअस मैंने अभी आपको बताया कि आपने लिवर प्रेस करा और खाना आ गया, फिर प्रेस करा फिर खाना आ गया। लेकिन इंटरमिटेंट या पार्शियल ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायल्स थे, ठीक है, 8 ट्रायल्स में से सिर्फ 1 पर खाना आया, सेकंड पर आया, 3 पर नहीं आया, 4th पर नहीं आया, 5th पे भी नहीं आया, फिर 6 पे आ गया, फिर 7 पे भी नहीं आया, फिर 8 पे भी नहीं आया। तो यहाँ पर आप कुछ ट्रायल्स पे तो उसको जो है मतलब रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, लेकिन कुछ पर आप नहीं दे रहे हो। तो क्या होता है, व्हेन अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड एवरी टाइम इट ऑकर्स, वी कॉल इट कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। In contrast, in intermittent schedules, responses are sometimes reinforced, sometimes not. It is known as partial reinforcement and has been found to produce greater resistance to extinction than is found in continuous reinforcement. अब देखो क्या एक चीज होती है, जैसे मान लो कि रैट को ना बार बार खाना मिल रहा है, लिवर प्रेस करता है, बार बार खाना मिलता है, तो वो उसको ना बड़ा ही लाइटली ले लेता है। वो बोलता है ठीक है यार, मेरे को जब भूख लगेगी लिवर प्रेस करूंगा, खाना मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिस्पॉन्सेस की जो एक इंटेंसिटी मैं कहूँ उतनी ज़्यादा अच्छी मतलब या उतनी नहीं देखने को मिलती जितनी पार्शियल में देखने को मिलती है, क्योंकि पार्शियल में हमको पता नहीं है ना कि खाना कब आएगा। रैट को नहीं पता, रैट तो बस अपना काम कर रहा है, वो तो बस रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको नहीं पता रीइंफोर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जो क्लास का टॉपर होता है, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जो क्लास का टॉपर है, तो अब भैया वो इतनी क्लासेस से टॉप करते हुए आ रहा है, तो उसने कहा इस बार भी टॉप मैं ही करूंगा। तो वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद में वापस से टॉप कर लेता है। तो उसके लिए जो ये एक लर्निंग प्रोसेस है वो मे भी उतना इफेक्टिव ना हो एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो टॉप करना चाह रहा है, जो क्या चाहता है कि मैं टॉप करूं। तो उसने क्या किया, जस्ट सपोज मान लो ठीक है, अभी जस्ट मान लो कि ये 5 एग्जाम्स हुए, 1 2 3 4 5। इस वाले एग्जाम में उसने टॉप कर लिया, लेकिन सेकंड वाले में वो सेकंड आया, टॉप नहीं कर पाया। थर्ड वाले में भी वो टॉप नहीं कर पाया, ठीक है। फिर फोर्थ वाले में उसने टॉप कर लिया, ठीक है। और फिर ऐसे करके जैसे जैसे एग्जाम्स होते गए तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करता रहेगा, वो अपनी मेहनत जो है उसकी चलती रहेगी, उसके बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहेगा। तो ये एक चीज क्या हो रही है कि आप बार बार रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन जो पर्सन को कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उसके रिस्पॉन्सेज उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने पार्शियल वाले के होंगे। क्लियर है, आई एक चीज समझ में। इसे कहा जाता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट और क्या आपका ये कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। क्लियर है, ये आता है आपके स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर। क्लियर है, आई एक चीज समझ में, इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ तक, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, सेकेंड इज दी क्या पढ़ा था, सेकेंड हमने नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट, ओके, नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स, number of reinforcement and other features। तो इसके अंदर हमने किन चीज़ों की बात करी, इसके अंदर हमने नंबर्स की बात करी, हमने क्वालिटी की बात करी, ठीक है, किस एक चीज़ की, क्वालिटी की बात करी, हमने ट्रायल्स की बात करी कि कितनी बार ट्रायल्स होगा, हमने या नंबर या ट्रायल्स हम एक ही देखें, हमने अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट की भी बात करी, किसकी, अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट कि कितना रीइंफोर्समेंट उसको मिल रहा है। क्वालिटी में हमने बात करी सुपीरियर और इंफीरियर क्वालिटी की, ओके, सुपीरियर और
इंफीरियर क्वालिटी। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में क्या एक चीज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करी, हमने ट्रायल्स की बात करी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो इसमें भी हम दो चीज लेते हैं, हम इसमें लेते हैं कि यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है और यहाँ पर आपको कम क्वांटिटी मिल रही है, मोर और लेस लिख लेते हैं, ठीक है, मोर लिख लेते हैं और यहाँ पर लेस लिख लेते हैं। ओके, आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है रीइंफोर्समेंट का। चलो रेड का एग्जांपल ले लेते हैं कि रेड ने लिवर को प्रेस करा तो उसको बहुत सारा जो है फूड मतलब उसकी प्लेट पर आ गया और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो ट्रायल्स जो है वो कम हो जाएंगे। ट्रायल्स जस्ट सपोज 3 या 4 ट्रायल्स, इतने ही ट्रायल्स रहेंगे। ओके, नाउ जस्ट सपोज कि अमाउंट ऑफ जो रीइंफोर्समेंट था वो बहुत ही कम था, एक बार लिवर प्रेस करते तो सिर्फ एक ही दाना आता था और साथ ही साथ में इंफीरियर क्वालिटी भी थी, मान लो सिर्फ चिकपीज ही थे। ओके, तो फिर यहाँ पर जो ट्रायल्स के नंबर है वो बढ़ जाएंगे, वो मान लो 10 to 15 के आसपास हो जाएंगे। ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स। याद रहेगा ना ये भी, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है। फिर थर्ड हमने क्या एक चीज पढ़ी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। फिर थर्ड हमने बात करी स्केड्यूल्स की। ओके, थर्ड हमने किस एक चीज की बात करी? स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्केड्यूल्स में हमने दो चीजों की बात करी, ये आर का मतलब क्या है? रीइंफोर्समेंट। तो एक मैंने आपसे कहा कंटिन्यूअस और दूसरा इंटरमिटेंट या पार्शियल। इंटरमिटेंट या पार्शियल। ये देखो नोट्स बनवा रही हूँ साथ साथ में, तो ये नोट्स बना लो छोटे छोटे से, अच्छे से ध्यान में रहेगा। चाहो तो बुक के साइड में बना लो, चाहे तो अपनी नोटबुक में ही कहीं पर साइड में ऐसे लिख लो या मेन अच्छे से नोट्स बना लो। तो क्या होगा, जब जैसे अगली बार ये टॉपिक खोलोगे ना तो इतना सारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो देखोगे और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अपने वर्ड्स में भी आंसर को लिख सकते हो, है ना। तो इसकी हैबिट अभी से बनानी है, तो इसलिए नोट्स अभी से बनाने पड़ेंगे। ओके, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर आपने जैसे ही आप रिस्पॉन्ड देते हो या जैसे आप रिस्पॉन्स करते हो वैसे ही रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। ओके, वैसे ही रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। यहां पर आप जैसे ही रिस्पॉन्स करते हो कभी रीइंफोर्समेंट मिलता है, कभी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। क्लियर, गॉट इट। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? ये वाला आपका ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर, ये भी आया समझ में, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब लास्ट हमारा डिटर्मिनेंट बचा हुआ है और वो क्या है? वो है आपका डिलेड रीइंफोर्समेंट। क्या है? डिलेड रीइंफोर्समेंट। याद है आपको, आपने डिलेड कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट इज ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड बाय डिले इन द ऑकरेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ डिले की जो बात हो रही है ना, ये बात कर रहे हैं टाइम गैप की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम गैप की बात ये कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो आपने लिवर को प्रेस करा और थोड़े टाइम बाद फूड आया, ठीक है, आपने लिवर को प्रेस करा, ये लिवर प्रेस हुआ और जस्ट सपोज 5 मिनट का गैप होता है बीच में और उसके बाद में फूड आता है। ओके, तो ये टाइम कितना है आपके रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बीच में? रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बीच में टाइम कितना है? दैट इज द डिलेड रीइंफोर्समेंट। सो क्या कहा जाता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है वो डिले की वजह से बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होती है। अगर रीइंफोर्समेंट में डिले है तो परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। इट कैन बी इजीली शोन बाय आस्किंग चिल्ड्रन विच रिवॉर्ड दे विल प्रेफर फॉर डूइंग सम कोर। सो स्मॉलर रिवॉर्ड्स इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द कोर विल बी प्रेफर्ड रादर देन अ बिग वन आफ्टर अ लॉन्ग गैप। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास में क्या बोला, हमने क्लास के अंदर कोई एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई, तो हमने उस एक्टिविटी में ये बोला कि जस्ट सपोज 2 ग्रुप्स थे, जस्ट सपोज 2 ग्रुप्स थे, एक ये ए ग्रुप है, एक ये बी ग्रुप है, इसमें भी 5 स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी 5 स्टूडेंट्स हैं। हमने यहाँ पर ए ग्रुप के अंदर ये कहा कि आपको 10 आंसर्स लिखने हैं,
ठीक है, आपको 10 आंसर्स लिखने हैं और आपको एक आंसर लिखने के बाद में जल्दी से रेज हैंड करना है। 5 स्टूडेंट्स में से आपको जस्ट सपोज 5 ही आंसर्स लिखने हैं, आपको 5 आंसर्स ही लिखने हैं। और जैसे ये 5 स्टूडेंट्स हैं तो आप पांचों में से फर्स्ट आंसर जो भी पहले लिखेगा वो हैंड रेज करेगा। वो क्या करेगा, हैंड रेज करेगा और उसको हम एक डेयरी मिल्क देंगे। ठीक है, हम उसको एक डेयरी मिल्क देंगे, सिल्क देंगे, ठीक है, बड़ी वाली। ये हमने यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर बोल दिया कि जैसे आपने एक आंसर कंप्लीट करा तो जिसका पहले कंप्लीट होगा वो हैंड रेज करेगा, उसको चॉकलेट मिलेगी। फिर आप सेकंड आंसर लिखोगे, फिर आप हैंड रेज करोगे, फिर आपको चॉकलेट मिलेगी, जो भी पहले करेगा। ओके, बी ग्रुप में हमने ये बोला कि आपको 5 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आपको 5 आंसर्स लिखने हैं और पूरे 5 आंसर्स आप लिखो और 5 आंसर्स लिखने के बाद में जो भी पहले हैंड रेज करेगा हम उसको मान लो जब नेक्स्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, मतलब मान लो वो मीटिंग होने वाली है 2 महीने बाद, ठीक है, तो तब हम आपको डेयरी मिल्क सिल्क देंगे। हमने ऐसा बोल दिया बच्चों को। ठीक है, तो अब आप बताओ परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा अच्छी होगी, ए ग्रुप की या बी ग्रुप की? ऑब्वियसली ए ग्रुप की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि रिवार्ड तुरंत मिल रहा है। रिवार्ड जो है, रीइंफोर्समेंट जो है वो तुरंत मिल रहा है। और अगर वो रीइंफोर्समेंट बाद में मिलता है तो थोड़ा सा आप उसको डिले कर देते हो। थोड़ा आप क्या करते हो, थोड़ा डिले कर देते हो। मान लो आपका कल ही टेस्ट है, आपका कल ही टेस्ट है, तो पढ़ाई कब से शुरू कर दोगे? अभी बिल्कुल तुरंत स्टार्ट हो जाएगी कि अरे पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि कल ही हमारा टेस्ट होने वाला है। लेकिन मान लो टीचर ने आपको बोला कि भैया 15 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, तो आराम से चलेगा आपका कार्यक्रम कि हाँ ठीक है 15 दिन बाद है, पढ़ लेंगे, तब हम ये काम कर लेंगे। तो वहां पर क्या होती है, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? परफॉर्मेंस जो है वो आपकी अफेक्ट हो जाती है। तो ये एक चीज पाई गई है कि जहां पर डिलेड रीइंफोर्समेंट होता है वहां पर पुअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है, लेकिन जहां पर जल्दी रिवॉर्ड मिल जाते हैं वहां पर जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो डिलेड रीइंफोर्समेंट हमको नहीं करना है। अगर हम रैट वाला ही एग्जाम्पल ले लें, अगर रैट वाले एग्जाम्पल लें तो मान लो जैसे रैट लिवर प्रेस करता है, ठीक है, और तुरंत फूड आ जाता है, तो वो बार बार रिस्पॉन्ड करेगा और जल्दी जल्दी करेगा। जल्दी से लिवर दबाएगा, फिर जल्दी से खाना खा लेगा, फिर जल्दी से लिवर दबाएगा, फिर जल्दी से खाना खा लेगा। लेकिन मान लो वो लिवर दबाता है, फिर बेचारा बैठा हुआ है वहां बॉक्स के अंदर, सोच रहा है कब आएगा मेरा खाना, तो वहां पर क्या होगा, वो 2-4 बार ही रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि खाना इतनी देर में आ रहा है ना। आपको कोई चीज बहुत देर में मिलती है ना, तो वो थोड़ा बहुत उसकी वो एक चीज हो जाती है ना कि अरे यार इतनी देर लग रही है, इतनी देर लग रही है। तो वहां पर जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। क्लियर है? आइए ये भी यहां तक समझ में, इतने में भी तो कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज अबाउट द डिलेड रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? तो हमने 3 तो नोट कर ही लिए थे, 4th को भी नोट कर ही लेते हैं। तो 4th हमारा क्या है, डिलेड रीइंफोर्समेंट। ओके, डिलेड रीइंफोर्समेंट। तो अगर रीइंफोर्समेंट जो है आपका, जो रीइंफोर्समेंट है अगर वो जल्दी हो रहा है, ठीक है, अगर वो है थोड़ा जल्दी हो रहा है, मतलब क्या लिखूं मैं इसको, रीइंफोर्समेंट जो है वो फास्ट लिख देती हूँ, है ना। एक तरफ फास्ट हो रहा है और एक तरफ डिले हो रहा है, तो डिले वाले की जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी नहीं रहेगी, लेकिन फास्ट वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। रिस्पॉन्स हमको जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पर हम जितनी भी मतलब ये सारी कंडीशनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू हो क्या रही है, इसके थ्रू लर्निंग हो रही है। इसके थ्रू क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। तो जैसे अब मैं आपको वापस से ये सारे एक बार अच्छे से बताऊं, तो जैसे ये डिलेड रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अब इसके थ्रू अगर हम लर्निंग की बात करें तो जैसे मान लो और रैट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। रैट है, लिवर प्रेस करेगा तो खाना आ जाएगा। अब रैट लिवर प्रेस करता है पर खाना जो है वो 5 मिनट बाद आता है, तो उसने एक बार तो खा लिया, फिर उसने दूसरी बार भी कर लिया, फिर उसने तीसरी बार भी कर लिया, मान लो उसने बेचारे ने रो धो के 4th टाइम भी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो गया, अब वो सोचेगा अरे यार ये इतनी देर में खाना आता है, चलो थोड़ी देर बाद प्रेस करूंगा, तब तक कुछ और बॉक्स के अंदर इधर उधर करते रहे, क्योंकि जनरली होता है ना ये रैट वगैरह जो होता है ना उनका बड़ा एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है, इधर उधर घूमते ही रहते हैं पूरे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है अगर डिले है। अगर वो रीइंफोर्समेंट बहुत जल्दी मिल रहा है उसको, तो उसका लर्निंग प्रोसेस जल्दी होगा, वो जल्दी इस बात को सीख जाएगा और समझ जाएगा कि मुझे इसको प्रेस करना है और यहाँ पर फूड आएगा, कि मैं इसको प्रेस करता हूँ और तुरंत फूड आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा लर्निंग अफेक्ट हो सकती है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया। 3rd हमने क्या पढ़ा था, स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर कंटिन्यूअसली है तो मतलब आपका थोड़ा सा जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर इंटरमिटेंट है तो ज्यादा इफेक्टिव है। अब ऐसा क्यों, इसके थ्रू कैसे लर्निंग होती है, अगर कोई चीज आपको कंटिन्यूअसली मिल रही है,
अगर कोई चीज़ आपको कंटिन्यूअसली मिल रही है तो आप उसको बहुत ही कैजुअली ले लेते हो, आप उस एक चीज को बहुत ही कैजुअली ले लेते हो। लेकिन जहां पर वो चीज पार्शियल है कि कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करते रहते हो, आप एफर्ट्स करते रहते हो, आप हमेशा एफर्ट्स उस एक चीज के लिए करते रहते हो। तो आपको ये एक चीज पता होती है कि जो चीज मुझे कभी मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी उसके लिए मुझे हमेशा एफर्ट्स करते रहने हैं, क्योंकि कभी तो मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल होंगे जब मुझे रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। जैसे इसमें एक एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम कंडक्ट किया जाना है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने मान लो 5 एग्जाम्स होने थे, उसने एक एग्जाम दिया पास हो गया, दूसरा एग्जाम दिया पास हो गया, तीसरा दिया पास हो गया और बहुत बढ़िया पास हो गया, तो उसको इतनी जल्दी लर्निंग नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है उसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था तो पास हो गया था, और फिर सेकंड एग्जाम के लिए उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो फेल हो गया, फिर उसने थर्ड अटेम्प्ट दिया तो फेल हो गया, फिर उसने और ज्यादा मेहनत करी तो फिर उसका एग्जाम निकल गया, फिर जब वो थर्ड लेवल तक पहुंचा तो वहां पर भी एक बार फेल हो गया, तो वापस से फिर से जो है अच्छे से पूरे सारे अपने एफर्ट्स लगाए और फिर फाइनली पास हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको नहीं पता कि रिवॉर्ड कब मिलेगा, रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा, तो आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हो, आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स जो है यूज करते हो। क्लियर है, आया समझ में। तो इसीलिए आपका जो ये वाला पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसके थ्रू लर्निंग जल्दी होती है। नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट या अदर फीचर्स की हम बात करें तो अगर इन सारी चीज़ों में हम देखें तो कोई चीज़ अगर सुपीरियर क्वालिटी की है, कोई चीज़ अगर सुपीरियर क्वालिटी की है तो आप उसको जल्दी जो है पाने के लिए आप चीज़ें करते हो, तो वहाँ लर्निंग जल्दी हो जाती है। इन्फीरियर क्वालिटी कहीं ना कहीं हमारी उस लर्निंग प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है। इसके बाद में जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां पर आपको जो चीज करके अप्रेजल मिल रहा है या किसी तरीके का प्लेजर आप फील कर पा रहे हो, आपको इस एक तरीके का रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो आपकी लर्निंग ज्यादा जल्दी हो जाती है। मतलब ये तो दोनों ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेंगे, दोनों के ही थ्रू जल्दी लर्निंग होती है, बस पनिशमेंट जो है वो फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये थे आपके सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके थ्रू क्या एक चीज होती है, जिसके थ्रू लर्निंग प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है हमने उसको कंडीशन करने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन हम उसमें थोड़ी बहुत वॉलंटरी चीजों को भी हमने रखा हुआ है कि रैट चाहेगा, अब जैसे रैट ने 4-5 बार लिवर दबाया तो उसका पेट भर गया, अब उसके बाद में वो लिवर प्रेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर वॉलंटरी बिहेवियर है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या एक चीज हो रही थी, क्लासिकल में जो डॉग था उसके माउथ में सलाइवेशन आएगा, हम जैसे ही बेल बजाएंगे तो वो वहां पर हमने कंडीशनिंग जो है क्लासिकली कर दी थी। तो ये जो है मतलब इनके बेसिक डिफरेंसेस को भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहां तक आई होप सो दोनों जो मेथड्स हैं, क्लासिकल भी और ऑपरेंट भी, बहुत अच्छे से क्लियर है, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और साथ ही साथ में इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स भी हमने डिस्कस करे, आई होप सो वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी सिंगल डाउट। बोलो जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कोई डाउट है या कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे बताओ कि नहीं मैडम सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे इस एक पर्टिकुलर चीज में डाउट है, तो आप मेरा ये डाउट सॉल्व कर दो। आपको क्या एक चीज करनी है, हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ और बोलती रहूंगी कि आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। आप जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे आपकी मेहनत उतनी कम होती चली जाएगी। वो बोलते ना कि आप आज मेहनत कर लोगे तो आपको आगे चल के जो है उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी आज की मेहनत वो जो है बाद में रंग लाती है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर आप आज से नोट्स बना के रखोगे, अभी से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखोगे, तो एग्जाम्स में आपको ना ही स्ट्रेस होगा, ना ही आपके पास में बहुत सारा मटेरियल होगा पढ़ने के लिए, आप इजीली सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए बार बार बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ। दूसरी चीज़, जब भी मैं कोई कंसेप्ट पूरा पढ़ा देती हूँ, एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, तो एक बार उसको रीड करो, रीड करके उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको एक लाइन, एक वर्ड, एक टर्म में कहीं भी कोई भी डाउट है, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, मतलब जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो तो आपको समझ में आएगा ही, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आई होप सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ा है। तो इसके अलावा कोई चीज़ आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, कोई एग्जाम्पल आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको मेरे साथ में शेयर करनी चाहिए, मुझे भी बतानी चाहिए, तो मुझे बताओ सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के डिफरेंसेस को समझेंगे। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले जाओ कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। जैसे कि आप जानते हो कि आपको सारे लेक्चर्स, इवन आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
इसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो ढूंढने में। तो क्या करना है, एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, बस गूगल पे जाना है या किसी भी ब्राउजर में जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, ये सारे कोर्सेज हैं और ये सारी क्लासेस हैं। आपको जो भी कोर्स, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, जस्ट उस पर एक क्लिक करना है। जैसे मान लो आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, आपने इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया, आपको क्लास 11 पढ़नी है, आपने क्लास 11 पर क्लिक किया। ये आगे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर जो भी आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, ये आगे सारे सब टॉपिक्स। अगेन यहाँ पर भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट टीचर्स के साथ में, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, किसी भी चीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जस्ट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी दिक्कत परेशानी के, और आराम से आप भी पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में इंक्लूड करो। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।